गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम करेंगे हिंदी में वर्ण विचार। आगे आने वाली किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें ये आपकी हर जगह सहायता करेंगे। आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सभी टॉपिक अपने काम आएंगे और धीरे धीरे करके इसी प्रकार से व्याकरण के और अन्य टॉपिक भी करवाते जाएंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वर्ण विचार। यानी कि अगर हम हिंदी की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या वर्ण विचार से शुरू करेंगे। जब तक हमें वर्ण का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम हिंदी को आगे नहीं चला सकते। तो सबसे पहले अपने वर्ण विचार में सबसे पहले आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई अगर आए तो है वो ध्वनि, और अगर आ जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो वो होगी अपनी वर्ण। यानी कि अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो होती है ध्वनि, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई की बात की जाए तो होता है वर्ण। जैसे ही अपने कोई बोलते हैं, जैसे ए बोला तो ए की जो ध्वनि है वो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन उसी को अपने क्या है जब लिखित रूप दे देंगे तो वो क्या हो जाएगी, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाएगा। वर्ण आगे अपने वर्णों पे विचार करेंगे कि सबसे छोटी होगी लिखित और सबसे छोटी सीधा सबसे छोटी होगी वो ध्वनि है, और सबसे छोटी लिखित इकाई है वो क्या है वर्ण होंगे। अब क्या है वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण किसे कहते हैं? तो क्या होता है वर्ण? वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े ना किए जाए। यानी कि सबसे छोटी इकाई जिसके क्या अन्य खंड ना किए जाए, इकाई जिसके क्या ना हो सके खंड ना किए जा सके, खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, टुकड़े खंड न किए जाएं। यानी ए लिखा हुआ है तो ए के हम के आगे टुकड़े नहीं कर सकते। तो वर्ण क्या होता है कि ऐसी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सके या जिसको और टुकड़ों में न बांटा जा सके वो क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। उसके बाद होता है वर्णमाला। अब वर्ण है तो वर्णमाला क्या होगी, वर्ण तो पता चल गया है कि वर्ण क्या है जिसके अन्य टुकड़े ना किए जाएं, और उसके बाद आती है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है कि वर्णों का क्रमबद्ध रूप। किसका? वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। ये कोई भी वर्ण है उसको जब क्रम से लिखा जाएगा, एक क्रम में लिखे जाएंगे तब वो क्या कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। जैसे अपने ऐसे शुरू होते हैं ए आ ई, इसी प्रकार आगे चलते जाएंगे, और उसके बाद कैसे लेके वो जितने भी अपने वर्ण आएंगे वो सारे किस में आएंगे, वर्णमाला में आते हैं। यानी कि सारे स्वर सारे व्यंजन ये सभी क्या देंगे, वर्णमाला का हिस्सा है। ये सभी क्या है, वर्णमाला का हिस्सा है। वर्णमाला होती क्या है, वर्णों का क्रमबद्ध रूप होता है, वो वर्णमाला कहलाती है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्णों के अगर प्रकार देखे जाए तो वर्णों के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं किसके, वर्ण के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले अपना स्वर, सुना हुआ सबने। वर्णों के दो भाग हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। वर्णों के दो भाग हुए कौन कौन से, एक स्वर है दूसरे व्यंजन है। और आगे अपने इन्हीं से शुरू करेंगे, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, स्वरों के कितने प्रकार हैं, आगे
कि स्वरों को कितने भागों में किस किस प्रकार से बांटा जाता है, किस किस नाम से जाना जाता है, किस आधार पर बांटा जाता है। और उसी प्रकार व्यंजन करेंगे, व्यंजनों के कितने प्रकार हैं, किस आधार पर उनको बांटा गया, वो सारी चीजें अपने आगे करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपने पास वर्ण, वर्ण में स्वर, स्वर आगे वर्णों में सबसे पहले क्या आ जाएगा, स्वर। स्वर में क्या होगा, स्वर किसे कहते हैं कि वह वर्ण जिनको उच्चारित करते समय या उच्चारण करते समय श्वास अधिक न लगानी पड़े, यानी कि जिन वर्णों को बोलते समय या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम श्वास का प्रयोग किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। स्वर, तो स्वर के आगे कितने भेद है, पहले आ जाएगा अपने उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर, यानी कि जब इनका उच्चारण किया जाएगा, उच्चारण करते समय या उच्चारण के समय या उसका जो लगने वाला समय है, बोलते समय उनमें लगेगा जो समय, वो क्या कहलाएगा, उच्चारण काल के आधार पर। स्वर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं ह्रस्व, दूसरे होते हैं दीर्घ, और तीसरे होते हैं प्लुत। तीसरे स्वर कौन से हैं, प्लुत स्वर। उच्चारण काल के आधार पर है, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये प्लुत स्वर संस्कृत में प्रयोग होता है, संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता। यानी हिंदी में अपने कौन कौन से ह्रस्व और दीर्घ ज्यादा प्रयुक्त होते हैं, प्लुत स्वर का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। 3 आगे उच्चारण काल के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व कौन से होते हैं, ह्रस्व का मतलब कि जिनका उच्चारण करते समय, जिन वर्णों का उच्चारण कम समय में किया जाएगा, जिनको जब बोलेंगे तो समय बहुत ही कम लगता है, कम समय में उच्चारण, कम समय में उच्चारण होगा, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर। ह्रस्व स्वर के साथ साथ इनको मूल स्वर भी कहते हैं। ये कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ए, ई, उ और री, क्योंकि ये चारों क्या है, मूल है, ये मूल स्वर है, इसलिए इनको क्या ह्रस्व, ह्रस्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि उच्चारण में कम समय लगता है, इसलिए ह्रस्व बोलते हैं। मूल है क्योंकि ये मूल होते हैं, ए, ई, उ और री। बाकी स्वर इन्हीं से बनेंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं कि उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, क्या लगेगा, ह्रस्व से अधिक समय, ह्रस्व से अधिक समय लगता है। तो ये कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, संधि स्वर भी कहा जाता है, और इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से स्वर है, दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर भी कहते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें, ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। कितने हुए इसमें, 7 और इसमें 4। तो अपने से अगर कोई पूछे कि कुल स्वर कितने हैं, तो स्वर अपने पास होते हैं 11। कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, जिनमें कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ।
स्वर है, कितने हुए स्वर? 11 स्वर आते हैं अपने पास। 11 में आपको 11 लिख दिए गए हैं। तो 4 तो इसमें क्या हो गए? मूल स्वर हो जाएंगे। और 7 कौन से स्वर होंगे? दीर्घ स्वर, संधि स्वर या संयुक्त स्वर होते हैं। संधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किससे बनते हैं? ए प्लस ए से आ बनेगा। इसी प्रकार ये आगे मिल करके बढ़ते जाते हैं। संयुक्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो अलग अलग से मिलके बनेंगे, दो अलग अलग वर्णों से। जैसे अपने ए बनाएंगे तो किससे बनेगा? ए प्लस ई से क्या बनेगा? ए प्लस ए से क्या बनेगा? आई। इसी प्रकार ए प्लस ऊ से ओ और ए प्लस ओ से औ बनेगा। इसलिए इनको क्या कह देते हैं? संयुक्त, यानी दो अलग अलग तरह के वर्णों से मिलकर के बनता है, संयुक्त कहा जाता है। संधि है क्योंकि संधि के नियम से बन रहे हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहा जाता है। ये तो हो गया अपने। उसके बाद प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर होता है जिसमें ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक क्या हो, बोलते समय ह्रस्व और दीर्घ से भी अधिक समय लगे तो वो क्या आते हैं? प्लुत स्वर होते हैं। जैसे हमने ओम शब्द आपने देखा होगा, इसको बोलते हैं तो ओम की आवाज क्या है? थोड़ी लंबी चली जाती है, इसलिए इसको क्या प्लुत स्वर कहा जाता है। इन दोनों से अधिक समय उसको बोलने में लगता है। जैसे अपने किसी को आवाज देते हैं तो ये कौन सा स्वर होता है? उसमें प्लुत स्वर होता है। ये हो गया अपने उच्चारण काल के आधार पर स्वर। उच्चारण काल के आधार पर स्वर। अब दूसरे हैं इसके बाद जिह्वा के आधार पर स्वर आएंगे। तो दूसरे कौन से आएंगे? जिह्वा के आधार पर स्वर होते हैं। दूसरे होते हैं जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा का मतलब यानी कि जब अपने स्वर बोलेंगे तो हमारी जीभ कहाँ कहाँ स्पर्श करती है, उस आधार पर। जिह्वा स्पर्श के आधार पर ये स्वर होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। किसके आधार पर? जिह्वा स्पर्श के आधार पर। यानी कि जब जब अपने बोलते हैं कोई भी स्वर बोलेंगे तो हमारी जीभ किस किस जगह को स्पर्श करेगी या किस किस जगह को टच करती है, उस आधार पर इनको क्या 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है? 3 भाग में बांटा हुआ है इसको। कौन कौन से हैं? आपको भी पता होगा कौन कौन से। अग्र स्वर, दूसरे होते हैं मध्य स्वर और तीसरे होते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर। तो अग्र का मतलब हो गया आगे के स्वर, मध्य का बीच वाले और पश्च का क्या होगा? जो पीछे। पीछे का मतलब अग्र स्वर। यानी कि जब भी अपने बोलेंगे तो हमारी जीभ क्या आगे टच करे या आगे स्पर्श करती है तो वो अग्र स्वर कहलाते हैं। अग्र स्वर आप बोल के देखो किस किस में टच करेगी। जैसे अपने बोलते हैं ई, ए, आई, ई, ए और आई। जब इन स्वरों को बोला जाता है तो हमारी जीभ क्या है? आगे स्पर्श करती है, इसलिए इन स्वरों को क्या कहा जाता है? अग्र स्वर कहा जाता है। कि कोई भी कंपटीशन और उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आ जाएगा जैसे इनमें से अग्र स्वर है या अग्र स्वर नहीं है, इस आधार पर पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में कोई नहीं होता, सिर्फ एक ही होता है। किसको क्या कहते हैं? ए। जब भी अपने बोलेंगे तो बीच में से जीभ हमेशा बीच में से टच करेगी, ए बोलते हैं। उसके बाद पश्च स्वर। अब अपने को रटने की जरूरत नहीं है। अग्र अपने पास आ गई, मध्य अपने पास आ गई, बाकी बचे हुए जो भी स्वर हैं वो किस में आएंगे? पश्च स्वर। यानी कि जब भी अपने बोलेंगे तो हमारी जीभ पीछे टच हो रही होगी, कि जहां जीभ पीछे ज्यादा स्पर्श कर रही होगी, गले के अंदर या पीछे के भाग में स्पर्श ज्यादा आ रहा होगा, तब वो क्या होंगे? पश्च स्वर होते हैं। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो आ जाएगा आ, उसके बाद उ, ऊ,
ओ और औ, और एक ओ आता है, ये आगत स्वर है। आगत स्वर है जो इंग्लिश से हिंदी में आया हुआ है, ठीक है। ये किस में रखा जाएगा, फिर पश्च स्वर में आता है, इसको ओ कहा जाता है। जैसे अपने डॉक्टर वगैरह लिखते हैं डॉक्टर, तो ये वाला लगता है उसमें, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा। जीवा स्पर्श के आधार पर स्वर तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से, अग्र स्वर। अग्र कौन से, कि जीभ जब भी हम बोलेंगे तो हमारी जीभ क्या आगे टच करेगी, इसलिए उसको क्या अग्र स्वर कहते हैं। आगे स्पर्श कर रही है इसलिए अग्र स्वर कहते हैं, ई ए और आई। उसके बाद मध्य स्वर है ए, और उसके बाद पश्च स्वर यानी पीछे से बोले जाएंगे, कौन कौन से, आ उ ओ और औ। आप इनको बोल करके देखो, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगी अग्र मध्य और पश्च का क्या है। उसके बाद तीसरे हैं अपने ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति का मतलब जब भी हम कोई स्वर बोलेंगे तो हमारे होंठ कैसे होंगे, उस आधार पर जो स्वर बनाए गए हैं वो कितने प्रकार के हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। कि हमारी जब भी बोलेंगे तो हमारे होठों की आकृति क्या रहेगी, तो वो होते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। दो प्रकार के हैं, कौन सा, पहले होते हैं वृत्ताकार और दूसरे होते हैं अवृत्ताकार। अवृत्ताकार, एक तो क्या होंगे वृत्ताकार और दूसरे होंगे अवृत्ताकार। अब अपने जब बोलेंगे तो वृत्ताकार यानी कि जब भी अपने बोलें तो हमारे होठ कैसे हो जाने चाहिए, वृत्त की तरह गोल, यानी कि पूरे गोल तो कईयों में नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी क्या लगेगा कि हमारे होठ क्या वृत्त की तरह हो रहे हैं, तो वो वृत्ताकार में आएंगे। और जिनमें नहीं हो रहे वो क्या अवृत्ताकार में आएंगे। बोल के देखते हैं, जैसे अपने उ बोलते हैं, उ तो इसमें क्या होठ वृत्ताकार में हो जाते हैं। और उसके बाद ओ और औ, और एक अपने पास वही बचा हुआ ओ। उसके बाद आता है अवृत्ताकार, यानी कि इसमें क्या वृत्त के समान नहीं होंगे, तो कौन सा है, ए में नहीं होंगे, आ में नहीं होंगे, ई में नहीं होंगे और री में नहीं होंगे। ओष्ठाकृति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, वृत्ताकार उ ओ और ओ। अवृत्ताकार में ए आ ई और री, यानी कि इनको जब अपने बोल करके देखते हैं तब अपने मुख आकृति ओष्ठाकृति के आधार पर सब पता चलता है कि हमारे कौन सा वर्ण है। और यही सारे प्रश्न अपने कंपटीशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। कंपटीशन में पूछा जाता है, कई बार ऐसे ही आ जाता है कि वृत्ताकार है या नहीं है, इसमें वो उठा करके ये दो दे दे मान लो, या चार ऑप्शन में दे देंगे, इनमें से नहीं है कोई तो एक दे देंगे वृत्ताकार में नहीं होगा, जो अवृत्ताकार का होगा। तो अपने को इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे के जो वर्ण विचार का अगला टॉपिक अपना जो चलेगा स्वर का, आगे के जो भेद है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।